अगर आपका अनफॉर्चुनेटली पिछले अटेम्प्ट में एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है या फिर आप इसी साल पहली बार एआईबी का एग्जाम देने वाले हो, दोनों ही सिचुएशन में ये वाला वीडियो आपको मिस नहीं करना है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कानून पंडित। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस साल होने वाले एआईबी 21 का एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड प्रिपरेशन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखना चाहिए, ये सब डिस्कस करूंगी। सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। मैम, इतना ज़रूरत है क्या पढ़ना? देखिए, एआईबी एग्जाम तो अभी भी ओपन बुक एग्जाम ही है ना मैम, तो इतना पहले से प्लान, प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, रिविजन ये सब करने की ज़रूरत है क्या? एब्सोल्युटली यस। अगर हम विद फैक्ट्स बात करें तो एआईबी 18, 19 एंड 20 पिछले 3 साल के पेपर को अगर हम एनालाइज करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल होने वाले एआईबी 21 एग्जाम के लिए हम पहले से थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें और थोड़ा इनडेप्थ प्रिपरेशन भी करें। दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से एआईबी का एग्जाम अब मुश्किल होता जा रहा है। उनमें से सबसे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जो अगर आपने पहले के एआईबी के अटेम्प्ट दिए हुए हैं तो आपको खुद पता ही है ये बात, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच ये पेपर मुश्किल हो रहा है, ये है पेपर पैटर्न। एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं है एआईबी वालों से कि ऐसा पेपर पैटर्न होगा या फिर हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कोई अनाउंसमेंट वो पहले से नहीं कर रहे हैं। जो माइंडसेट के साथ स्टूडेंट जा रहा है एग्जाम हॉल में बैठ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करके जा रहे हैं, तो वहां पे जाके स्टूडेंट को एकदम एक शॉक मिल रहा है। एआईबी 18 में छोटा सा शॉक था, वो छोटा सा शॉक थोड़ा बड़ा हो गया एआईबी 19 में, जब उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए। 30 क्वेश्चंस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के पूछ लिए। एंड एआईबी 19 के बाद कई लोग बहुत इन डेप्थ स्टडी भी किए, कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके भी गए, फिर भी फेल हुए क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, एकदम शॉकिंगली एआईबी 20 में देखिए कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर ना मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ लिए, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए, ये नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे मैं कह रही हूँ फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। पहले ऐसा होता था, एक क्वेश्चन दिया जाता था आपको क्वेश्चन के पेपर में, उस क्वेश्चन में कुछ हिंट्स होते थे, ये हिंट्स को ढूंढना है आपको एंड ये हिंट्स के साथ आप बेरैक्ट लगाओगे, आपके पास जो बेरैक्ट है वो अप्लाई करोगे एंड आपको आंसर ए बी सी डी कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके मार्क करके आना है। बस ऐसे होते थे। अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर लिए। ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस, ये सब हम पहले यूजीसी नेट के एग्जाम में देखते थे। क्लैट पीजी का जो एग्जाम है उसमें आते थे ये सारे। और जो हमारा जुडिशरी प्रीलिम्स है, जैसे दिल्ली जुडिशरी हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उसमें हम देखते थे ये असर्शन, रीजन टाइप के क्वेश्चंस। किसी ने सोचा ही नहीं था कि एआईबी में पूछ लेंगे। यानी जो एलएलएम के बाद वाला एग्जाम है यूजीसी नेट लॉ का पेपर, वो यूजीसी नेट के पेपर के लेवल एंड पैटर्न के क्वेश्चंस अब एआईबी में पूछने लगे हैं। अगर आपको अभी तक बिल्कुल आइडिया ही नहीं है बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हिंट्स कैसे ढूंढना है, बेरैक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो डोंट वरी, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है एआईबी एग्जाम में, उनमें से हिंट्स कैसे ढूंढना है, बेरैक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको पास मार्क कैसे लाना है, इन सारी चीज़ों पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना दिया है डिटेल में, वो यहाँ पे लिंक भी कर दूंगी। आप पहले ये देख लेना, इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एंड अब तो मैं यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ बेसिक वाला करके जाने से आपका पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछने का मतलब क्या है,
कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अब पहले ऐसा होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ AIBE 20 का ही पुराना वाला क्वेश्चन पेपर ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब देखिए, इतना डिटेल एनालिसिस मैं अभी इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप समझे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड अगर ऐसे नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो आपका प्रिपरेशन किस तरीके से माउल्ड करना है, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज करनी है, ये सब समझने के लिए ये एग्जाम्पल के मैं एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले देखते हैं लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस। लेवल 1 क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, जहां पर क्वेश्चंस में हिंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ AIBE 20 का, ये है सेट A का पेपर, उसमें से क्वेश्चन नंबर 40 मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे AIBE के एग्जाम में, जहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 कैपिटल A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यहीं पर क्वेश्चन में ही हमें हिंट मिल गया है कि एग्जाम हॉल में बैठकर आपको CPC का बैरैक्ट खोलना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC का बैरैक्ट खोलना है। CPC का जो लंबा चौड़ा बैरैक्ट है, पूरा बैरैक्ट में आंसर नहीं ढूंढना है, उस बैरैक्ट का सिर्फ ये वाला सेक्शन 35 कैपिटल A में जाके आंसर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना अमाउंट का कॉस्ट हो सकता है, ये सब वहीं पे लिखा रहेगा। आपको बस सिर्फ वो वाला सेक्शन में ढूंढकर आंसर फाउंड आउट करना है और टिक मार्क लगाना है। ये हो गए सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, लेवल 1 के क्वेश्चंस जो इजीली आप कर सकते हो बिना प्रिपरेशन के। अब लेवल 1 में ही थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 1 में ही सही, पर थोड़ा सा इससे थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल 41 में अगर आप देखते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही हिंट दे रखा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको बस इतना पता है ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, पर ये नहीं पता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन नंबर पे आंसर मिलेगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ये वाला कॉन्सेप्ट बैरैक्ट में कहाँ है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी समझे, पर इतना पता है कि ये बैरैक्ट में कहाँ होता है, वेयर इन द बैरैक्ट, बैरैक्ट में ये कहाँ छिपा है, अगर आपको इतना पता है तो भी आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाते थे। पहले आप पहले यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आते थे, कर लेते थे। ये सारे क्वेश्चंस लेवल 1 यानी बेसिक डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे। अब उन्होंने क्या किया ये देखिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो अब नहीं पूछ रहे, लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस पे अब पूछना स्टार्ट कर दिया। लेवल 3 का एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ एग्जाम्पल बता देती हूँ। लेवल 3 का चलिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया था ना, UGC नेट टाइप के क्वेश्चंस अब पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। सेट A का पेपर में 47 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये हो गया लेवल 3 का क्वेश्चन, यानी काफी हायर ऑर्डर थिंकिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। असर्शन स्टेटमेंट सच है कि गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। रीजन स्टेटमेंट सच है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स आपको पता होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए ये दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ कनेक्शन है क्या, असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन स्टेटमेंट ट्रू है, एंड दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर लगा पाए। तो ये जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, जैसे 47, 48, इन सारे क्वेश्चंस में वो लॉ के पीछे के रीजन को पूछ रहे हैं आपसे। यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए लॉ तो समझना चाहिए, लॉ ऐसा ही क्यों है, व्हाई इज द लॉ लाइक दैट, ये व्हाई भी समझना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लॉ को पढ़े, समझे, एंड उसके पीछे का जो रीजन है, लॉ ऐसा ही क्यों है, ये प्रोविजन क्यों लगाया है, ये प्रोविजन नहीं लगाते तो क्या होता, ये सब समझते हुए पढ़ने की अब जरूरत आ गई है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 47 में देखिए, ये जो रीजन स्टेटमेंट है, ये रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है, मैं आंसर बता रही हूँ डायरेक्ट, ये फॉल्स है।
पर ये फॉल्स है करके अगर आप पहली बार एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पढ़कर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है कि बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑफेंस है जो बेलेबल है। ये सब पहले से नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप तुरंत एग्जाम हॉल में बैठकर ये कह पाएंगे कि भाई यहाँ पे लिखा है ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बीएनएस के हिसाब से एक सेक्सुअल ऑफेंस है जो बेलेबल है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सब पहले से पढ़ के जाएंगे तभी आपको आएगा। सिमिलरली अगर आप 48 भी देखते हैं, 48 जो है वो हमारा बीएनएसएस का क्वेश्चन है, यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में भी था। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी एक ऐसे अपराधी जो कोर्ट के सामने आ ही नहीं रहा है। आपने समन्स दे दिया, वारंट्स दे दिया, अरेस्ट वारंट दिया है, फिर भी वो फरार है, वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति पर प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए हम उनका प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। अब ये जो अटैचमेंट करते हैं प्रॉपर्टी को, यानी प्रॉपर्टी को जो जब्त कर देते हैं, वो रिलीज भी कर सकते हैं अगर वो अपराधी कोर्ट के सामने हाजिर हो जाता है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं वाई, हम क्यों उनको रिलीज कर सकते हैं, उनका प्रॉपर्टी को रिलीज क्यों करते हैं। हम प्रॉपर्टी को इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को उन पे एक दबाव डालने के लिए अटैच किया है। हमने प्रॉपर्टी को इसलिए अटैच नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को हम बेच दें, नहीं, हमने सिर्फ अटैचमेंट एक ही चीज़ के लिए किया है, ताकि उनको उन पर कुछ दबाव डालें, ताकि जो बंदा फरार है, जो अपराधी कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो रहा है, उन पर दबाव आए एंड वो कोर्ट के सामने आके हाजिर हो जाए। तो ये वाई को अगर आपको ये वाई नहीं पता, जो लॉ में लिखा नहीं है, जो बैराक में लिखा नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये वाई नहीं पता, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि देखिए एग्जाम पैटर्न मुश्किल होता जा रहा है। AIB 21 में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आप गेस नहीं कर सकते। आप सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग ले, जो भी आप करें, सिंसियर अटेम्प्ट आपको इस बार देना पड़ेगा। क्या पता AIB 22 और भी मुश्किल हो जाए। अगर इस बार आपका नहीं निकला तो क्या पता अगले बार आपका और भी मुश्किल पेपर आ जाए, है ना। तो इसीलिए इस बार का एग्जाम जो जून 7 को होने वाला है, उसको आप बिल्कुल लाइटली मत लेना। क्वेश्चंस किसी भी तरीके के आ सकते हैं, है ना। तो सीरियस अटेम्प्ट देना है, पहले से पढ़ के जाना है, लॉ को अच्छे से समझना है, लॉ के पीछे के वाई या रीजन को समझना चाहिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं, प्रिपरेशन करते वक्त ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज मैं बताती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली भी, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मैं जो भी चीजें बताती हूँ ना एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 सेट ए का, ये ना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। बट इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट खोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट के नाम से उन्होंने 4-5 लाइन में लॉ दे रखा है, ऑलरेडी उन्होंने खुद लॉ दे दिया। आपको यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, लॉ जो ऑलरेडी उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, वो पढ़ना है, समझना है। एंड यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है ना, वो सच है कि गलत है, आपको बस इतना जानना है। इसके लिए प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में मिले हैं। ये हो गया हमारे सारे लेवल 2 के क्वेश्चन। ऐसे कई सारे लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं जो देखने में मुश्किल लगते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लोगों को देख के लगा अरे बाप रे बाप, ये तो हमने किसी ने पढ़ा ही नहीं है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा सब होता है, मुझे पता ही नहीं है। स्टेटमेंट इतना बड़ा है, इतना कंक्लूजन क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो लेवल 2 के क्वेश्चंस, ये क्लासिफिकेशन मैंने करा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब AIB 21 का कोर्स के एडमिशन्स भी स्टार्ट हो गए हमारे। हिंदी एंड इंग्लिश बैचेस जो हैं वो आपके मार्च 22 से स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो भी इंटरेस्टेड हैं आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब कोर्स में भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस में बताऊंगी आपको कैसे करना है। लेवल 1 के क्वेश्चंस बैराक से हिंज ढूंढ के आराम से कैसे करना है। लेवल 2 के क्वेश्चंस जो देखने में मुश्किल होते हैं पर असल में देखें, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं,
कामली आप बैठ के क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो इसका हिंट यही कहीं क्वेश्चन में ही छुपा होता है, आंसर भी क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, लेवल 2 के क्वेश्चंस, एंड जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस है लेवल 3 के क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के जाना पड़ता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं पढ़ाऊंगी। तो इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड है डेफिनेटली चेकआउट, अभी लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, तो लॉन्च ऑफर को मिस नहीं करना है आपको। हाँ, तो मैं बात पे आ जाती हूँ, क्या कह रही थी। तो ऐसे कई सारे लेवल 2 के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो एग्जाम हॉल में बैठकर, पर इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है। लेवल 1 एंड लेवल 3 के क्वेश्चंस करते करते ऐसे लंबे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं क्योंकि टाइम सफिशिएंट नहीं है। अगर टाइम होता तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप 5 या 6 भी अच्छे से कर लिए तो आप कट ऑफ के उस पार चले जाओगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन करते वक्त एक और चीज जो आपको मन में ध्यान में रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये ना मैंने भी नहीं सोचा था कभी मुझे कहना पड़ेगा कि AIB एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाओ वरना टाइम नहीं मिलेगा, ये ऐसा कहना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बट AIB 19 से देख रहे हैं, 19 में काफ़ी लोगों को टाइम की कमी हुई है क्योंकि सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले 5 या 6 लाइन का सिचुएशन समझना होगा। ए ने वो किया है, राम ने ये किया है, अजय ने ये किया है, फिर क्या होगा, ये पूरा सिचुएशन समझकर फिर लॉ को अप्लाई करना है ना। तो इसीलिए कई लोगों को टाइम की कमी हुई है AIB 19 में, एंड AIB 20 में भी कई लोगों को टाइम की कमी हुई है। तो इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करके जाए एंड आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो प्रिपरेशन करते वक्त ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप देख लेना मुझे 30 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लग रहा है, ऐसा करके आप टाइम करना अपना, प्रैक्टिस सेशंस आप कर रहे हो तब, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था 2 रीजंस है जिसकी वजह से ये टफ हो रहा है। अब तक हमने जितना भी बात किया है वो सिर्फ पेपर पैटर्न को लेके ही किया है। हमारा सेकंड रीजन है सिलेबस। देखिए सिलेबस तो पहले भी ज्यादा ही था, अभी भी ज्यादा ही है। ओल्ड लॉ, न्यू लॉ, क्रिमिनल लॉज में दोनों ही पूछे जा रहे हैं अब। जैसे फॉर एग्जाम्पल AIB 19 में देखें तो फोकस था न्यू क्रिमिनल लॉज पर, और AIB 20 में देखें तो ओल्ड प्लस न्यू क्रिमिनल लॉज सब कुछ ही पूछ लिए उन्होंने। AIB 21 के एग्जाम में भी सिलेबस ऑलरेडी रिलीज हो गया है एंड उसमें भी काफी साफ साफ क्लियरली है IPC BNS CRPC BNSS, यानी कि आपको इस बार भी ओल्ड न्यू दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है पर बैराक्ट में ढूंढने में तो टाइम लग ही जाता है, तो अवेयरनेस आपको ओल्ड लॉ न्यू लॉ दोनों का रखना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपके पास बैराक्ट नहीं होता है। कई लोगों को अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ये बात पता ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो कि बहुत ही इजी स्कोरिंग टॉपिक है जिसका बैराक्ट नहीं होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ CRPC, सिर्फ CPC, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करके जाएंगे तो आपका नहीं क्लियर होगा, ये मैं बता सकती हूँ। क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा सिलेबस को हम माइनर लॉज एंड मेजर लॉज ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे मेजर लॉज हैं उसमें हमारे सारे क्रिमिनल लॉज आ गए, है ना। क्रिमिनल लॉज CRPC, BNSS, BSA, एविडेंस एक्ट, IPC, BNS, ये 6 यहाँ पर आ गया। फिर हमारा CPC आ गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब मोटे मोटे हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, गेस करना मुश्किल है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एंड ये सब इतना मेहनत करके पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 50 मार्क्स, लगभग 50 मार्क्स, 50 to 53 मान लीजिए, लगभग 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से आता है। हमारे पास अदर 50 मार्क्स, जो बाकी का 50 मार्क्स का पेपर है माइनर लॉस से जो आता है, इस 50 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा 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 करके ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर सब्जेक्ट के अंदर का डेप्थ ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए आप ये गलती मत करना कि पूरा टाइम आप बैठे
मेजर लॉस पर फोकस किए। एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपने माइनर लॉस उठाए। माइनर लॉस में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर बैराक नहीं होता है, क्योंकि बैराक नहीं है 1-2 दिन में कितना ही रटोगे, तो ठीक से रट नहीं पाए, ठीक से समझ नहीं पाए, एंड माइनर लॉस से जो इजी क्वेश्चंस है वो आप नहीं कर पाए, ऐसी गलती आपको नहीं करना। तो इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ये है कि प्रिपरेशन में मेजर लॉस माइनर लॉस दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए पढ़ना। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगी कि आप ना माइनर पे ज्यादा फोकस दो। क्यों, मैं बताती हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछने का स्कोप होता है, पर आईपीआर एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें इतना स्कोप नहीं है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं, हम गेस कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली आप अगर आप देखते हैं एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, इन सब से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो दो 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 करके ही सही 10 नंबर तो आप आसानी से ये माइनर लॉ से भी तो ला सकते हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने पढ़कर भी जो 10 नंबर आप लाओगे, वही 10 नंबर आप छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के भी ला सकते हो। हमारा टॉट्स भी है यहाँ पर, टॉट से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसका बैराक नहीं है। बैराक नहीं है तो पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा, पर पढ़ेंगे तो मार्क्स तो मिलेंगे। तो ऐसी इसीलिए आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो ध्यान रखना माइनर लॉज मेजर लॉज दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दें, एंड माइनर लॉज में जो नॉन बैराक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप खासकर अच्छे से पहले से पढ़ के जाएं, क्योंकि नॉन बैराक सब्जेक्ट में ना अगर आपके पास अगर आपको आंसर नहीं पता एग्जाम हॉल में, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। जैसे बैराक वाले सब्जेक्ट्स में बैराक तो है, बैराक से अगर आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो शायद आपको कुछ मदद मिल जाए एग्जाम हॉल में, पर नॉन बैराक सब्जेक्ट्स में कौन आपका हेल्प करेगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल एंड हियर, जो हमारे बैराक वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। बैराक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपको प्रैक्टिस करना है आंसर्स ढूंढ के निकालना। एआईबी का एग्जाम जितना भी बदल गया हो, एक चीज नहीं बदली है और एक चीज नहीं बदलेगी, वो है एआईबी के एग्जाम में एक ही स्किल को टेस्ट करते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आया है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, एक लीगल प्रॉब्लम है, उस लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सामने जो बुक्स हैं उन बुक्स को आप पढ़ें एंड उनमें से सोल्यूशन निकालें। यही स्किल होता है जो एज अ लॉयर आपको चाहिए, एंड यही स्किल है जो एआईबी वाले आपसे टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एआईबी के एग्जाम में ये स्किल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्किल? बैराक से आंसर्स निकालना आना चाहिए। इसलिए मेरा कोर्स हमेशा ऐसे ही होता है कि कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेते हैं, एंड क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन में हिंट्स कैसे ढूंढना है, बैराक में से आंसर्स निकालने का जो ये स्किल है, इसकी प्रैक्टिस मैं कोर्स में कराती हूँ। वंस अगेन लॉन्च ऑफर चल रहा है, तो लॉन्च ऑफर एंड होने से पहले जो भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा हिंदी बैच है, ये हिंदी मीडियम का बैच नहीं है, इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है इंग्लिश बैराक के साथ और इंग्लिश क्वेश्चंस के साथ। एंड जो हमारा इंग्लिश बैच है, इंग्लिश बैच में सब कुछ इंग्लिश में होता है, एक्सप्लेनेशन सिंपल इंग्लिश में होता है, बैराक नोट्स एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो वाला लैंग्वेज का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप आप सबको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली है। सब लोग कहते हैं एग्जाम टफ हो गया है, क्यों टफ हुआ है? आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने जूनियर्स एंड कोलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।